ये जो आप अभी देश देख रहे हैं, यहाँ केवल 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये इतना सुंदर है। यहाँ की संस्कृति इतनी आकर्षक है कि हर साल यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख सैलानी सिर्फ घूमने, इसे देखने और यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। दुनिया में लोकतंत्र की सोच सबसे पहले इसी देश में जन्मी थी। इतना ही नहीं, नाटक, फिल्में, थिएटर इसी देश ने सबसे पहली बार विकसित किया था। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने वाला भी यही देश है। और ओलंपिक के खेल सदियों बाद आज भी हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। इस देश की इमारतें इतनी खास और अनोखी हैं कि 2 या 4 नहीं, बल्कि ऐसी यहाँ कुल 18 इमारतें हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। उत्साह से भरपूर, मेहमानों का दिल से स्वागत करने वाले और अपने साफ नीले समंदर की खूबसूरती वाला ये खूबसूरत देश है ग्रीस। ये तो दोस्तों बस शुरुआत थी ग्रीस के बारे में, लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कई सुंदर जगह हैं जिन्हें हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। इस देश का इतिहास देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन देखेंगे। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपका वीडियो को एक प्यारा सा लाइक मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब मिलेगा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। ये है ग्रीस। एक सुंदर और ऐतिहासिक देश जो दक्षिणी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप और कई द्वीपों के पास मौजूद है। इसके खास तौर पर 4 पड़ोसी देश हैं, एक अल्बानिया, दूसरा उत्तरी मैसेडोनिया, तीसरा बुल्गारिया और चौथा तुर्की। इसके साथ ही समुद्री सीमाएं इतालवी और अफ्रीकी देशों तक जाती हैं। ग्रीस 1,31,940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अभी के समय में यहाँ 1 करोड़ की आबादी अपनी जिंदगी बिता रही है। इसमें महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। यहाँ के 90% लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 2% में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। वहीं 8% में ऐसी आबादी है जो नास्तिक है। क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है तो यहाँ पैसों के लिए यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे देश भारत के 105 रुपए 1 यूरो के बराबर बैठते हैं। भारत से ये देश 5,700 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ हवाई जहाज से पहुँचने में 10 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। जब ग्रीस की बात हो रही है और अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात ना हो, सिकंदर महान की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सिकंदर महान, जिसके बारे में हम सब ने अपने स्कूल के दिनों में किताबों में जरूर पढ़ा है। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में इसी देश में हुआ था। उन्होंने जब अपनी युद्ध की शुरुआत करी थी तो वो केवल 18 साल के थे और 14 साल में उन्होंने धरती के हर उस हिस्से को जीत लिया था जो उन्हें पता था। उन्होंने पर्शिया जीता, जो आज का ईरान है। उन्होंने इजिप्ट जीता और भारत के भी कई हिस्सों पर जीत हासिल करी, जैसे पंजाब में और मुल्तान में। मुल्तान तो अब पाकिस्तान का शहर है। पहली बार सिकंदर ने भारत में 326 बीसी में कदम रखा था। इसके अलावा सिकंदर ने राजा पौरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध किया था, जिसमें सिकंदर को जीत मिली थी। लगभग पूरी दुनिया को जीतने के बाद ही उन्हें महान सिकंदर कहा जाने लगा, क्योंकि वो कभी कोई जंग नहीं हारे थे। ये जहां भी जीतते थे वहां अपनी संस्कृति, धर्म साथ ले जाते, अपनी राजनीति ले जाते। दुनिया के कई इलाकों पर इन्होंने अपनी संस्कृति, खान पान और विचारों की कभी न खत्म होने वाली छाप छोड़ी। उन्होंने अपने समय में कई नए शहर बसाए। जब सिकंदर महान केवल 32 साल के थे तो वो बेबीलोन में थे, जो आज का इराक देश है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें वहां उनके दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया।
पर यह बात इतिहासकार पूरी तरह से साबित नहीं कर पाते। कुछ का मानना है सिकंदर को बीमारियों की वजह से जान गंवानी पड़ी। जो भी हो, सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर महान का नाम पूरी दुनिया जान चुकी थी, जो इतिहास के पन्नों में अपनी हमेशा के लिए छाप छोड़ चुका था। ये है एथेंस सिटी की पहचान, एक्रोपोलिस। दरअसल ये एक पहाड़ी है, लेकिन ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है। ये हजारों सालों से यहाँ मौजूद है, जिस पर सदियों पुरानी और प्रसिद्ध इमारत बनी है। उन्हीं में से एक है पार्थेनॉन। ये इस पहाड़ी की सबसे खास इमारत है। दरअसल ये एक मंदिर है जो ग्रीक की देवी एथेना के लिए बनाया गया था। इसे 447 बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 447 साल पहले बनाया गया था। ग्रीक की देवी एथेना के सम्मान में आज भी ये मंदिर मौजूद है, जो दुनिया की कुछ सबसे पुरानी वास्तुकला और इमारतों में से एक है। लोग हजारों साल पहले बने इन इमारतों को, खंडरों को देखने पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। ये वही जगह है जहाँ बड़े बड़े राजा और महापुरुष कभी खड़ा हुआ करते थे। एथेंस शहर की पहाड़ियों से उतरकर जब नीचे पहुँचते हैं तो देखने को मिलती है गाजी नाम की ये जगह, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। रात होते ही ये जगह हॉट स्पॉट में बदल जाती है। यहाँ की हर गली से डीजे की आवाज सुनाई पड़ती है। सड़कों पर लोग नजर आते हैं। जो सबसे ट्रेंड में गाने होते हैं उनकी आवाजें कानों में आने लगती हैं। यहाँ आपको बेहतरीन क्लब और बार देखने को मिलेंगे, जो हर एक अपना अलग अलग स्टाइल रखता है, अपना स्वाद रखता है। जिन्हें नाचना पसंद है वो ड्रिंक्स के साथ यहाँ थकने के बाद भी डांस करना बंद नहीं करते। जिन्हें शांति से ये माहौल देखना पसंद है उन्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ ग्रीस की लोकल महिलाएं तो होती ही हैं, साथ में विदेशी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में होते हैं। गाजी का माहौल ऐसा है कि यहाँ कुछ ही मिनटों में किसी न किसी से दोस्ती हो ही जाती है। ये जगह पार्टी करने वालों की पहली पसंद है। ये एथेंस में मौजूद प्लाका नाम की जगह है, जो राजधानी की सबसे रंगीन और दिलचस्प जगहों में से एक है। इसकी गलियों के किनारों पर बनी इमारतें अलग अलग रंगों से पेंट हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने अपने हाथों से एक शानदार पेंटिंग बनाकर यहाँ पर चिपका दी हो। यहाँ पतली पतली गलियों में कई कैफेज और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ हाथ से बनी ग्रीस की पारंपरिक चीजें बिकती हैं। ग्रीस का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। यहाँ एक म्यूजियम है, एक गार्डन है और कहीं कहीं ये गलियां ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जो किसी झूले का अनुभव देती हैं। अचानक से कब ये गलियां एक चौड़ी सड़क में बदल जाती हैं, इसका पता ही नहीं चलता। ये जगह पुराने शहरों की याद दिलाती है, जहां शांति है, समंदर है और पुराने जमाने की संस्कृति। प्राचीन समय से ग्रीस को भारत के लोग यूनान बुलाते थे और ग्रीस में रहने वाले लोगों को यूनानी। हम सभी ने किताबों में ये जरूर पढ़ा है कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। दरअसल इंग्लिश, जिसे आज दुनिया भर में बोला जाता है, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसके सैकड़ों शब्द ग्रीक भाषा से ही आए हैं। स्कूल, जिसे ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। स्कूल शब्द का ग्रीक भाषा में मतलब होता है टाइम पास करने की जगह। ये देश जितना प्राचीन है उतना ही बुद्धिमान लोगों की जन्मभूमि भी है। आज हर स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ऑर्का मेटामेरिज्म, पाइथागोरस और यूक्लिड, जो मैथ के चैप्टर्स में शामिल करी जाती है, इसे ग्रीस में ही खोजा गया था। इस देश में लोग वोटिंग करने को बहुत जरूरी मानते हैं और पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही वो अपना नेता चुनते हैं। जहां हमारे देश में 18 साल का होने पर वोटिंग करने का मौका मिलता है, तो वहीं ग्रीस में 17 साल की उम्र में पहला वोट डाला जाता है। हालांकि ये जरूरी या अनिवार्य नहीं है कि ग्रीस में सभी लोग वोट डालें, लेकिन यहाँ 80 से 85% लोग मतदान जरूर करते हैं। ओलंपिक्स आज के समय में खेलों का सबसे बड़ा आयोजन, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि यहीं से हुई थी। पहली बार ओलंपिक्स को 1776 बीसी में आयोजित किया गया था,
जिसकी शुरुआत यहाँ के एक शहर ओलंपिया से करी गई थी। ओलंपिया से ही फिर बना ओलंपिक्स। उस समय ये खेल का आयोजन 4 सालों में एक बार होता था। जो भी खेल उस समय पर खेले जाते थे वो सारे खेल ग्रीस के देवता ज़्यूस को समर्पित थे। इस आयोजन का सीधा संबंध राजनैतिक ताकत और धर्म से जुड़ा था। आज से 2800 साल पहले ग्रीक के राजा ने शहर ओलंपिया में एक मंदिर बनवाया जो वहां के ज़्यूस देवता का था, और उस मंदिर के पास एक स्टेडियम यानी के खेल का मैदान बनवाया। आगे चलकर लैटिन भाषा में ग्रीक शब्द स्टेडियम को बदलकर स्टेडियम कर दिया गया, जो आज तक इस्तेमाल होता है। यानी ओलंपिक्स की वजह से स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति हुई। आप आज भी इस जगह को ओलंपिया शहर में देख सकते हैं। उस समय 11 महिलाएं एक बड़ी आग जलाती थीं, जो ओलंपिक्स खत्म होने के बाद भी जलती रहती थी। ये आग ग्रीक के सबसे बड़े देवता ज़्यूस के लिए जलाई जाती थी। आज भी जब ओलंपिक्स की शुरुआत होती है तो पहले इसी तरह से 11 महिलाएं उसी जगह उसी शहर ओलंपिया में आग जलाती हैं, जिससे एक टॉर्च जलाया जाता है और ये टॉर्च उस शहर तक पहुंचाया जाता है जिस शहर में ओलंपिक्स खेला जा रहा है। जब ये मशाल या टॉर्च उस शहर में पहुंच जाती है तो उसके बाद ही ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। जब पहली बार ओलंपिक्स शुरू हुआ था तो लगभग 500 सालों तक ये खेल का आयोजन जारी रहा, लेकिन समय बीतता गया और ग्रीक साम्राज्य खत्म हो गया, जिसके साथ ही ओलंपिक्स गेम भी खत्म हुए। लेकिन जब ग्रीस ने ऑटोमन अंपायर से 1830 में पूरी तरह से आजादी हासिल कर ली तो फिर उन्होंने सोचा वो एक बार फिर से ओलंपिक्स की शुरुआत करेंगे, और आखिरकार 2500 साल पुराना खेलों का आयोजन द ग्रेट ओलंपिक्स 1896 में फिर से शुरू किया गया। इस तरह से ओलंपिक्स की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। ये पूरा देश पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है। देश की लगभग 80% जमीन पर सिर्फ पहाड़ियां मौजूद हैं और केवल 20% हिस्से पर ही इंसान बसे हैं। प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास जहां इस देश को दिलचस्प बनाता है, तो वहीं मॉडर्न कल्चर लोगों को खूब पसंद है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 18 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट्स मौजूद हैं। तभी तो यहाँ हर साल इतने सैलानी घूमने आते हैं जितनी यहाँ की आबादी भी नहीं है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 3 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो बताता है कि ये शानदार देश लोगों को किस हद तक पसंद है। हालांकि ये सस्ता नहीं है, फिर भी यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है और अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। ग्रीस में सबसे ज्यादा जैतून, अंगूर और दूसरे तरह के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ पर बनने वाला जैतून का तेल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर अंगूर की खेती से बड़े पैमाने पर शराब बनती है, जिसे यूरोप के कई देशों में बेचा जाता है। इसके अलावा फैटा पनीर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इस फैटा पनीर को बनाने के लिए बकरी और भेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ये पनीर ग्रीस के लगभग सभी खानों में मिलाई जाती है, क्योंकि इसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। ग्रीस वो पहला देश है जिसने लोगों को सवाल करना सिखाया, लोगों को सोचने पर मजबूर करना सिखाया। पहले के समय में जो धार्मिक लोग बोलते थे, उच्च अधिकारी बोलते थे, लोग उसे सच मानते थे। लेकिन फिर ग्रीस में सोक्रेट ने जन्म लिया और उन्होंने हर चीज के होने या ना होने पर सवाल किए। बिना वजह किसी चीज को मानने से मना किया। उन्होंने पहली बार लोगों के बीच सवाल और जिज्ञासा पैदा करी। वो एक महान दार्शनिक बने। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके कई छात्र थे। उन्हीं में से उनके एक छात्र थे प्लाटो, जिन्होंने आगे चलकर सोक्रेट की शिक्षा को लिखित रूप में दुनिया के सामने रखा। प्लाटो ने राजधानी एथेंस में एक एकेडमी की शुरुआत भी करी। यहाँ छात्रों को फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और दूसरे विषय सिखाए जाते थे। इसके अलावा होमर जैसे महान कवि भी यहीं पर जन्मे थे,
जिन्होंने इलियड और उदैसी जैसी कविताएं लिखी। ऐसे ही ग्रीस के एक और महान दार्शनिक हुए जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। शिक्षा के क्षेत्र में, आजादी के लिए, जीवन के क्षेत्र में और आत्मविश्वास के बारे में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जिनसे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। उनका नाम था एरिस्टोटल। उनकी एक लाइन है, शिक्षा प्राप्त करने का सफर भले ही मुश्किल भरा है, लेकिन इसका फल उतना ही मीठा और फायदेमंद है। यहाँ के लोगों को समंदर से बहुत प्यार है, इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय जानवर कोई और नहीं बल्कि सबसे समझदार मछली यानी कि डॉल्फिन है। इस मछली को ग्रीस की संस्कृति और मान्यताओं में काफी खास माना जाता है और ये लोग डॉल्फिन को हमेशा यहाँ के देवी देवताओं की कहानियों के साथ जोड़ते हैं। कुछ ही समय पहले एक डॉल्फिन एक समंदर के किनारे पर पहुंच गई थी जो जख्मी थी। तभी वहां एक गार्ड आया। उसने उस जख्मी डॉल्फिन का इलाज किया और वापस उसे समंदर में भेज दिया। ये बात दिखाती है कि यहाँ डॉल्फिन कितनी ज्यादा महत्व रखती है। ग्रीस के लोगों को नाटक, कला, संगीत जैसी चीजों में बहुत रुचि है और ये सब यहाँ हजारों साल से होता आ रहा है। इसी से जुड़ा यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसे एथेंस एपिडोरस फेस्टिवल कहते हैं। ये त्योहार हर साल गर्मियों के मौसम में जून से अगस्त के बीच होता है। इस त्योहार में लोग ग्रीस के प्राचीन नाटकों और संगीत को दोहराते हैं। इसमें कई कलाकार शामिल होते हैं जो ना सिर्फ ग्रीस से आते हैं बल्कि विदेशों से भी इसमें भाग लेते हैं। इस त्योहार को और खास बनाता है एपिडोरस का थिएटर। ये त्योहार इसी थिएटर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस थिएटर को 4 BC में बनाया गया था जो आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ आज भी लोग 2000 साल पहले की तरह ही कला और संगीत पेश करते हैं। हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इस थिएटर में 14,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस थिएटर की एक और खासियत है कि जब यहाँ कोई कलाकार स्टेज से कुछ बोलता है तो उसकी आवाज दर्शकों तक बिल्कुल साफ सुनाई देती है। थिएटर का आर्किटेक्ट और इतिहास देखते हुए इसे साल 1988 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी थी। दुनिया इसे ग्रीस नाम से जानती है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम हेलेनिकी डेमोक्रेशिया है। ये है राजधानी में मौजूद एक और ऐतिहासिक जगह जिसे कैप्सोनियन कहा जाता है। इसका एक किनारा समंदर से जुड़ा है और ये समंदर है एगियन। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है जिसे ईसा मसीह के जन्म से भी 440 साल पहले बनवाया गया था। इसका नाम है पोसेडोन मंदिर। ये मंदिर समंदर के देवता के लिए बना है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर के 16 खंबे आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जो लोगों को हैरानी में डालते हैं। जब एगियन समंदर से कोई गुजरता था या सफर करता था तो वो इस मंदिर में जरूर आता था। वो यहाँ आकर प्रार्थना करते थे पोसेडन देवता से वो उन्हें सुरक्षित रखें और समंदर में उनका सफर आसान बनाए। उस जमाने में यह एक प्रमुख मंदिर था ग्रीस में, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना है तो यहाँ से सूरज को डूबते हुए भी देखना बहुत ही मजेदार होता है। बहुत से टूरिस्ट इस मंदिर को देखने आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हजारों साल पहले बने इस मंदिर के 16 खंबे आज भी कैसे खड़े हैं। मंदिर को डोरिक आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनवाया गया है। जब यहाँ खुदाई करी गई थी तो यहाँ से कुछ मूर्तियां और उस जमाने के कपड़े भी मिले थे।